गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज का वीडियो जो है वो जो है हम क्लास 10th के लेसन नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.4 को करने वाले हैं। ये लेसन 4 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद लेसन 4 का ऑलरेडी क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, द्विघात खत्म हो जाएगा। इससे पिछले जितने वीडियो बनाए हमने उन सारे वीडियो में आपको हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पढ़ा दिया है। जैसे पूर्वक बनाने की विधि क्या है, द्विघाती समीकरण द्वारा मूलों को कैसे ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसके फॉर्मूले को कैसे गुणनखंड द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे। मूलों की प्रकृति के बारे में हम आपको इस टॉपिक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा और जितने भी टॉपिक्स थे वो सब आपको बता दिए गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मूलों की प्रकृति है क्या। जबकि आपको फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बता दिया था कि मूलों की प्रकृति डिपेंड किस पे करती है, यानी विविक्तर का मान। ठीक है, चार प्रकार के, तीन तरह की चीज़ें आपको बताई गई थी कि अगर विविक्तर का मान धनात्मक होगा यानी 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे। दूसरा, अगर दिए गए विविक्तर का मान अगर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अगर तीसरा, अगर दिए गए विविक्तर का मान अगर 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, तो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम आपको बता दिए थे। ठीक, तो आज के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो समीकरण दिया गया है उसके मूल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको मूलों के बारे में। तो ध्यान से पहले मूलों के बारे में आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे वीडियो की एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देखिए, पहला चीज़ ये है कि अगर हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक है, मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति के बारे में लिख देते हैं। देखिए, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी तीन अवस्थाएं आपको हम बताए थे, 1 2 3। ठीक है, पहली अवस्था क्या आपको बताई गई थी कि यदि बी स्क्वायर -4ac अगर ये बड़ा हो जाए किससे, 0 से। 0 से बड़ा तब होगा जब इसके मान कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। और जब 0 से बड़ा इसके मान धनात्मक आएंगे तो इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक और समान होंगे। और समान मतलब भिन्न भिन्न होंगे, बराबर नहीं होंगे। दूसरा है कि अगर बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व समान या बराबर होंगे। अगर यही बी स्क्वायर -4ac अगर इसका मान जो है 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या, तब इसके मूल कैसे होंगे, तो सिंपल लिख देंगे कि इसके मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये हमें तीन चीजें याद रखनी है कि कब मूल वास्तविक होगा, कब मूल वास्तविक समान होगा और कब मूल इसके काल्पनिक होंगे। अगर कोई समीकरण का दे दे और बोल दे कि दिए गए समीकरण का मूल कैसा है, वास्तविक है, वो बराबर है या मूल समान है, तो सीधे कह देंगे कि उसके जो विविक्तर का मान होगा यानी बी स्क्वायर -4ac जो होगा वो बराबर किसके हो जाना चाहिए, 0 के हो जाना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशंस में हमें क्या पूछा गया। ठीक है, तो जैसा कि देखिए एक इक्वेशंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें पूछा गया है कि दिए गए जो समीकरण हमारे दिए गए हैं, ठीक है, क्या लिखा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसमें चार इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस दिख रहे होंगे, उसमें से एक इक्वेशन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि दिए गए जो समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे। जैसे आपको पहला इक्वेशन में दिख रहा है कि 2x² -3x + 5 = 0। देखिए समीकरण पहले लिखा गया है कि 2x² -3x + 5 = 0, ये लिखा गया है। इसमें हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। ये हमें समीकरण कहा गया। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, विविक्तर का। तो लिखेंगे चूंकि विविक्तर d = b² -4ac से, इसमें अगर तुलना कर लेंगे, जैसे देखिए 2x² -3x + 5 = 0, इतना आ गया। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5।
ये हमें मिल गया। अब विविक्तर में रख लेंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -3 इस पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 5, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 दूनी की 8 बचे 40, कितना आ जाएगा -31। अब जो -31 है यह जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। जीरो से क्या होगा बाबू, हमारा छोटा होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इज लेस देन किसके, जीरो से, कौन सा प्रगुण लागू हो रहा है, तीसरा। कौन सा लागू हो रहा है, तीसरा। अर्थात इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, तो काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जब भी कोई समीकरण अगर आपको मिलेगा तो पहले समीकरण में आप विविक्तर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दिए गए समीकरण में जब विविक्तर का मान अगर जीरो से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक, अगर जीरो से बड़ा आएगा तो वास्तविक व असमान होंगे, और अगर जीरो के बराबर आएगा तो वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे आपको करना है। ठीक है, ये तरीका है आपका बेस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिए गए जितने भी इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे वो सभी इक्वेशंस आपको इसी पर रखकर लगाने हैं। बस ये तीनों कंडीशंस आपको प्रॉपर फॉलो करना है कि अगर जो बड़ा होगा तो वास्तविक असमान, अगर जीरो हो जाएगा बराबर तो वास्तविक समान हो जाएगा, और अगर जीरो से छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो देख लीजिए जी कैसे आपको फाइंड आउट किया गया, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए एक इक्वेशन हम अपने मन से लेकर बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए आपके इक्वेशन में एक दूसरा बताते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए एक दूसरा इक्वेशन आप ही के एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। लिखा गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 3√4x, सॉरी -4√3x है, -4√3x। उसके बाद लिखा गया है कि +4 इज इक्वल टू 0। ये हमें लिखा गया है। ठीक है, अब इसका भी हमें बताना है कि इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो सिंपल, हमें सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो विविक्तर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो विविक्तर अगर हम ध्यान से देखें तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले समीकरण देख लीजिए क्या लिखा गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर तुलना कर लेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ से a का मान 3, b का मान -4√3 एंड c का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो a का मान कितना है, 3 है, तो सीधे विविक्तर का मान रख लेंगे। क्या रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब अगर इसमें मान आप रखोगे तो मान क्या मिल जाएगा आपका, b का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 और c का मान 4, 4 का वर्ग 16, और कौड़ी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा 3, माइनस 4 चौको 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 माइनस 48, दोनों कट गया, मान क्या आ गया 0। अब अगर आप केस देखें तो यहाँ पर जो विविक्तर की वैल्यू थी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो मान है यह बराबर किसके आ गया, 0 के। और जब लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये मान बराबर 0 के है, कौन सा इक्वेशन लागू होगा, सेकेंड वाला फॉर्म। यानी इसके मूल जो होंगे वह कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे, या समान कहिए या फिर बराबर कह लीजिए। समझ में आ रही बात। तो इस तरह के इक्वेशंस आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग जो अगले नेक्स्ट टाइप के इक्वेशंस को देखते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ठीक, ये कंसेप्ट हम रहने देते हैं जब तक इक्वेशंस इस टाइप्स के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। अब चलिए देखिए
दूसरा इक्वेशन देखिए आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। k का वह मान ज्ञात करना है जिसके दोनों मूल क्या हो, बराबर हो या फिर समान हो। भाई समान को ही क्या बोलते हैं, बराबर। यानी हमें यहाँ पर जो समीकरण हमें ज्ञात करना है वेक्टर का, वो दिखाना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो बराबर किसके होगा, जीरो के। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो को होगा तभी तो इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, समान या बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के मूल बराबर हो, क्या है, बराबर है। तो अगर इसके मूल बराबर हैं तो सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे तो ए का मान दो, बी का मान के और सी का मान देखिए सर्दी हो गई है, थोड़ा दिक्कत है। देखिए बी इक्वल टू कितना हो गया, के, सी का मान कितना आ गया, तीन। अब लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि मूल क्या है हमारे, बराबर है। मूल हमारे बराबर, जब मूल बराबर हो तो वेक्टर का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति अगर आ गई है तो देखेंगे तो बी का मान कितना है, के, यानी के का क्या होगा, स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान कितना, दो, और इंटू सी का मान कितना, थ्री, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस चार दूनी के आठ तरीके 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। यानी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 24 हो जाएगा। अब इसको अगर हमें याद करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू प्लस माइनस दो कड़ी में छः, चार छक्का 24। अब यहाँ पर के कितने मान ज्ञात हुए हैं, दो मान, एक प्लस में और एक माइनस में। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा के की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दिए गए समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशंस कब लागू किया जाएगा, जब दिए गए वेक्टर के दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। मूल क्या हो, बराबर हो। और जब भी कोई समीकरण कहेगा और कहेगा कि इसके दोनों मूल बराबर है तो सिंपल हम उसमें दिखाएंगे कि जो भी वेक्टर की वैल्यू होती है बराबर क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये तभी संभव है जब दिए गए समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है, इसे देख लीजिए। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन को आपको अपने मन से सॉल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए इसे आप। चलिए इसको मेरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चंस पे, सॉरी आपके स्क्रीन पे अब एक तीसरा क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, जो लिखित क्वेश्चंस होंगे। अब जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स जो दिए गए क्वेश्चंस के वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जो स्क्रीन पे, वो लिख रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या गया है कि एक ऐसा बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी हो जाए, दुगनी हो जाए। लंबाई चौड़ाई की क्या हो जाए, दुगनी हो जाए। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि बगीचे की लंबाई, क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बगीचे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है,
दोगुनी है। और कहा गया है कि उसका जो क्षेत्रफल है वह 800 वर्ग मीटर स्क्वायर है। लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना लिखा गया है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है कि अगर ये स्थिति हमें बन जाती है तो सबसे पहले बताइए कि उसकी लंबाई कितनी होगी और उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो है द्विघात समीकरण के प्रारूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए सर्दी हो गई, एकदम सर भारी हो गया है। देखिए जो कंडीशन का है, पहले हम कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। लिखा गया बगीचे की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो लिखेंगे चूंकि माना बगीचे की चौड़ाई, माना बगीचे की जो चौड़ाई है वह x मीटर है। कितनी है, x मीटर। अगर बगीचे की चौड़ाई x मीटर है तो इसकी जो लंबाई होगी भाई चौड़ाई की कितनी है, दुगुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। तो भाई अगर चौड़ाई x है और लंबाई उसकी दुगनी है तो जो हमें आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, आयताकार बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। यानी अगर ये आयताकार है, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 10। भाई दोनों डिफरेंस है कि नहीं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 और ये क्या होगा, 5। और जिस आकृति में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं कि नहीं। यानी इससे जो समीकरण बनेगा, यानी जो बगीचा होगा, अगर वो संभव होगा बनाना तो किसके आकार का होगा, तो आयत के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, आयत के आकार का। क्यों होगा, क्योंकि चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है, 2x। तो अगर चौड़ाई का मान 5 तो लंबाई का मान 10। अगर ये मान 10 तो ये मान 20। अगर ये 20 तो ये 40 आएगा। अगर दोनों बराबर होते तब वो कैसा क्षेत्रफल बन जाता, तब एक वर्गाकार बनता, क्योंकि वर्ग के सभी क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से पहले। अब देखिए, अब अगर यहाँ से देखें तो लिखेंगे चूंकि बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल ये बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, हो जाएगा क्योंकि आयताकार है। क्यों ऐसा हमने किया है, क्योंकि ये आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार बनेगा। अब यहाँ से क्षेत्रफल जो दिया हुआ कितना दे दिया है, 800, और ये बराबर लंबाई 2x और चौड़ाई x हो गया। ये हो गया 800 और ये बराबर गुणा कर लेंगे तो 2x का स्क्वायर, 2 से कटा देंगे 800 को तो कितना हो जाएगा, 400। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। यानी x बराबर कितना आएगा, तो प्लस माइनस रूट 400 यानी 400। अब 400 का अगर वर्गमूल आप ज्ञात कर लोगे तो x बराबर मान क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस 30 निकल जाएगा। अगर x का मान 20 है तो लिखेंगे कि जो चौड़ाई है यह कितना होगा, x है केवल तो ये 20 मीटर होगा। और जब ये 20 मीटर है तो ये इसका दोगुना है ना, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 दूनी के 40, यानी लंबाई कितना मीटर आ गया, 40 मीटर। तो लिखेंगे कि हाँ ये स्थिति संभव है जिसमें दिए गए बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर जबकि लंबाई 40 मीटर ज्ञात होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन देख लीजिए। मिटा दें इसको, देखिए
चलिए अगला देख लीजिए। एक इक्वेशन से और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बोला गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर इसमें भी कह रहा है कि उसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, लिखा गया है कि आयत का जो पार्क दिया गया है, सॉरी जो पार्क है उसकी जो परिमाप है 80 मीटर व क्षेत्रफल 400 मीटर लिखेंगे। चूंकि ध्यान दीजिएगा कि पार्क का परिमाप ये हमें दिया गया है, कितना है 80 मीटर, और दूसरा है कि इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, पार्क का जो क्षेत्रफल है ये कितना लिया गया है, तो क्षेत्रफल इसका लिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात कर। ठीक है, देखिए हमें ये नहीं पता है कि जो पार्क है वह कैसा है, आयताकार है कि वर्गाकार है, मतलब किस प्रकार का पार्क है वो हमें नहीं पता है इसमें। ठीक है, तो हम इसको मान कर चलते हैं कि यह एक आयताकार पार्क है। कैसा है, आयताकार। अगर आयत होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, और अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगी तो पार्क कैसा हो जाएगा, वर्गाकार होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती हैं। तो चलिए हम मान कर चलते हैं, लिखेंगे चूंकि माना माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, कितनी मीटर, x मीटर, और जो चौड़ाई है वह y मीटर, कितनी है, y मीटर। ठीक है, अब इक्वेशंस लिखेंगे। चूंकि आयत का जो परिमाप होता है, यानी पार्क का जो परिमाप है, पार्क का जो परिमाप हमारा है ये कितना दिया गया है, 80 मीटर। कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। अगर पार्क का परिमाप 80 मीटर है तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का, ये बराबर 80। 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। लंबाई x, चौड़ाई y, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40। यानी अगर y का मान ज्ञात करेंगे आप तो 40 माइनस क्या हो जाएगा, x। चूंकि क्षेत्रफल हमें दिया गया है, चूंकि क्षेत्रफल जो है ये दिया गया है कितना, 400, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर 400। लंबाई x और चौड़ाई y, ये बराबर कितना हो गया, 400। यानी x गुणे y का मान 40 माइनस x, ये बराबर 400। अगर इसका गुणा कर लेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अगर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस 400 ये बराबर 0। ये देखिए फार्मूला हो गया कि x माइनस 20x माइनस 20x अब प्लस 400, क्योंकि 20 जोड़ेंगे तो 40 और 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400। यानी x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, यानी x का मान कितना आ गया, 20 मीटर। x का मान कितना है, 20 मीटर आ गया है। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, किससे लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो अगर ये समीकरण 1 से अगर हम देखें तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 40। x का मान अगर 20 है तो 20 प्लस वाई बराबर 40, यानी कि 40 में से 20 जाकर निकल जाएगा तो y का मान भी कितना आ गया, 20। यानी कि जो लेंथ है, यानी लंबाई कितनी है, 20, तो लंबाई का मान 20 है तो चौड़ाई का मान भी कितना है, 20। और अगर कोई पार्क इस प्रकार से हो कि लंबाई भी कितनी हो, 20 हो, चौड़ाई भी कितनी हो, 20 हो, तो ये भी कितनी होगी, 20, और ये भी कितनी होगी, 20। और ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो वो कैसा होता है, वर्गाकार। यानी लिखेंगे चूंकि जो पार्क होगा ये वर्गाकार होगा। पार्क कैसा होगा, तो वर्गाकार होगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे तो उसको हम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे लिखा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, देखिए स्क्रीन पर सवाल जो दिख रहा होगा आपके, उसमें लिखा है कि एक आयताकार जो खेत है, देखिए प्रश्न कर रहा है कि आयताकार खेत, देखिए ये एक हो गया आयताकार खेत। इसका जो विकर्ण है, यानी ये विकर्ण मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसमें कहा गया है, प्रश्न कहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसकी छोटी भुजा ये है ना, तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा x मीटर की है। कितनी मीटर की है? x मीटर की। तो विकर्ण इससे 60 मीटर बड़ा है, तो यानी ये x प्लस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब कहा गया है दूसरा कि जबकि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा x से 30 मीटर बड़ी है, यानी ये x प्लस कितना है? 30 है। ये x प्लस 60 और ये कितना हो गया? x। पूछा है भुजाएं ज्ञात कीजिए, लिखा है भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशंस में, तो ये ए बी सी डी में देखें अगर आप, तो बी सी डी एक क्या है? त्रिभुज है। लिखेंगे चूंकि बी सी डी ये कोण कितने का? 90। एक समकोण त्रिभुज है। एक कैसा त्रिभुज है? तो एक समकोण त्रिभुज है। जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बी डी का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर आप कोण देखें तो कोण आपको क्या दिख रहा होगा? x प्लस 60। तो लिख सकते हैं कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ये बराबर लंब मतलब x का स्क्वायर प्लस आधार मतलब x प्लस 30 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब अगर इसे अगर हम देखें ध्यान से तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3600 प्लस 2ab यानी 120x, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर है 30 का वर्ग 900 और 30 दूनी के 60x। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पक्षांतर अगर हम करके ले जाते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा हमारा? तो देखिए इसको हम अगर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और देखिए 60 है और ये है 120 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 में से 120 घट जाएगा तो -60x। और ये देखिए 900 है और 3600, तो ये जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2400 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, 2700 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2700 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब अगर इसका हमें गुणनखंड करना है तो 2700 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि जोड़ने घटाने पर 60 है, तो 9×3 27, यानी 90 में से अगर 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 60 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से 30 गया 60 और 29 2700 इंटू एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0।
या इसी को लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 30x, और ये हो जाएगा माइनस 27 = 0। अब अगर यहाँ से अगर करना है हमें तो सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो जैसे ही x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 90 = 0, यानी x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और x प्लस 30 एक ब्रैकेट में है, बराबर क्या होगा 0, यानी x माइनस 90 = 0, तो x बराबर 90, ये आ जाएगा हमारा मीटर, आ जाएगा। ये x प्लस 30 = 0, तो x बराबर -30। कोई भी भुजा ऋणात्मक होती नहीं है, यानी ये कैसी होगी, अमान्य होगी। ठीक है, अब x का मान यहाँ से कितना हमने ज्ञात किया है, 90 मीटर ज्ञात कर लिया है। अतः छोटी भुजा कितनी मानी गई है, x मीटर। बड़ी भुजा कितनी मानी गई है, तो x प्लस 30, और जो विकर्ण है ये माना गया है x प्लस 60। अब अगर मान रखेंगे हम तो x का मान 90, इसका मान 90 प्लस 30 = 120, और ये मान 90 प्लस 60 = 150 मीटर। तो ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, भुजाओं की लंबाई क्या क्या हमने ज्ञात कर ली, तो भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात की 90 मीटर और एक 120 मीटर, और ये हो गया 1500 मीटर। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है, ध्यान से देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा। उसमें लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी टोटल जो दूरी दी गई है, कुल दूरी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि कुल दूरी कितनी दी गई है, 360 किलोमीटर, ये हमें दूरी दी गई है। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी चाल अगर उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दी जाती है, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है पूरा करने में, यानी वह 1 घंटा पहले वहां पर क्या करती है, पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है कि जब उसका चाल मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया नहीं जाता है, तो वह दूरी को पूरा करने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए कह रहा है सबसे पहले कि मानेंगे तो इसमें दो स्थितियां हैं। कह रहा है कि जब चूंकि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर, क्या कर देने पर, बढ़ा देने पर, वह दूरी को पूरा करने में 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है,
यानी जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तब वो 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल नहीं बढ़ी थी तो वह अपनी उसी ही टाइम पर पहुंच रही थी। तो लिखेंगे चूंकि माना पहले कि रेलगाड़ी की सामान्य जो चाल थी, माना रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल थी, भाई ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है तब ने 1 घंटा कम समय ले रही है। तो पहले हम उसके सामान्य चाल से ज्ञात कर लेते हैं कितना समय लेती थी। तो माना कि रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल थी, सामान्य चाल ये मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, यह है। तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में t घंटा समय लगता था। लगा, ठीक है, पहली चीज हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले t समय घंटा लगा, तो आप जानते हैं कि समय बराबर क्या जानते हैं, समय। चूंकि समय बराबर फार्मूला होता है कि दूरी अब बटे में चाल। तो पहली स्थिति समय जब कितना लगा है t घंटा, तो दूरी कितनी थी 360, और लेकिन चाल कितनी थी x किलोमीटर। तो इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट लिखेंगे चूंकि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर, क्या करने पर, बढ़ा देने पर वह कितना घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम लेती है। तो पहले कितना लेती थी t, तो एक कम कर लेंगे यानी t -1 घंटा लगेगा, घंटे में दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो समय बराबर क्या देखेंगे, समय। तो समय कितना है t, और 1 घंटा कम है तो t -1, ये बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई 360 ही है, लेकिन अब चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है। तो पहले चाल कितना था x, अब बढ़ गया तो इसमें 5 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, t इज इक्वल टू, देखिए फॉर्म क्या बन गया, t -1 इज इक्वल टू 360 बटे में x + 5। अब t का मान अगर आप देखेंगे समीकरण एक, 360 बटे में कितना है x है, तो मान रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 360 बटे में x, और देखिए इसको इधर कर लीजिए तो -360 बटे में x + 5, और ये बराबर, ये माइनस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब इसमें से ऊपर से देखेंगे तो 360 हमारा कॉमन है, तो बच जाएगा 1/x -1/x + 5, ये बराबर 1। अब देखिए ये हो गया 360, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो ये x + 5, ये -x, गुणा कर लेंगे तो x² + 5x, ये बराबर 1। x क्या होगा, कट जाएगा, गुणा कर लीजिए तो 0, 5 × 30 को 0 हासिल 3 अपान 3, 15 3 18 हो जाएगा। अब बटे में हमारा समीकरण हो गया x² + 5x, ये बराबर 1। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ये बराबर x² + 5x। हमारा ये समीकरण बन गया। अब इसका मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए चुकी यहाँ पर लिख के दिखाते हैं आपको। समीकरण है x² + 5x, ये बराबर हो गया 1800, तो इधर आएगा तो हो जाएगा -1800, ये बराबर 0, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान हो जाएगा x² प्लस इसको गुणनखंड करेंगे तो 45 - 40 x -1800। अब यहाँ से अगर कर लेंगे तो x² + 45x -40x -1800 बराबर 0। यहाँ से कामन कर लेंगे x, तो x + 45, और -40 कामन कर लेंगे तो x + 45, कितना हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में x + 45 और एक ब्रैकेट में x - 40। चूँकि ये x + 45 तो x का मान -45, जो कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये हो जाएगा x - 40 = 0, यानी x बराबर
40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी क्या होगी, एक्चुअल चाल हो जाएगी। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके लास्ट इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको जितने भी एक्सरसाइज के जो भी इक्वेशंस होंगे वो सारे इक्वेशंस आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4 यानी हम आपको लेसन नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरी तरीके से समाप्त कर दिए। ठीक है, अगर आप इसके पीछे के क्लासेस को नहीं अटेंड किए हैं तो जा करके जो है पीछे के क्लासेस को पहले अटेंड कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमने हर एक टॉपिक्स पे 1 बाय 1 क्लास अटेंड करके आपको बना दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आप लोग मेहनत अच्छे से करेंगे और अच्छे से अच्छे जो है अपना रिजल्ट बनाने की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।